नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल वीर CVR में एक बार फिर स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो उत्तर प्रदेश के अध्ययन की इस श्रृंखला में आज आप लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन। कल आप लोगों ने हमारे साथ उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों के बारे में पढ़ा। तो देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है साथियों, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, या सबसे पहले इसकी उत्तर से दक्षिण इसकी अगर लंबाई को देखें तो प्यारे साथी ये 240 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है उत्तर प्रदेश की, यहाँ से इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश का मैप हो गया। ये मथुरा हो गया, ललितपुर होते हुए ये सोनभद्र हो गया, सोनभद्र से बलिया और बलिया से होते हुए ये जो इस तरीके से जो लंबाई है और ये लंबाई, ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। और ये कितनी है साथी? 240। और ये पश्चिम से पूरब की जो लंबाई है वो कितनी है साथी? 650 किलोमीटर। ठीक है, पश्चिम से पूरब की जो लंबाई है वो प्यारे साथी कितनी है? 650 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, यूपी के क्षेत्रफल की बात करें तो साथियों कितना हो जाएगा? 240 और 928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है मित्रों, इसके बाद अगर हम उत्तर प्रदेश के 5 बड़े जनपदों को देखें क्षेत्रफल के आधार पर अगर उत्तर प्रदेश के 5 बड़े जनपदों को देखें तो साथी कौन से हो जाएंगे? ये जो 5 बड़े जनपद हैं, 5 बड़े जनपद, तो बड़े जन साथी, ये जो 5 बड़े जनपद हैं, 5 छोटे जनपद हैं। आप लोग पढ़ते रहते हैं, आप लोगों को याद नहीं होता है। मेरे साथ आप पढ़ेंगे और जीवन भर आप इन्हें भूलेंगे नहीं। केवल ध्यान से आप सुनते रहिए। 5 बड़े जन का मतलब होता है एक सज्जन व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसका स्वभाव बहुत अच्छा हो, जो अहंकारी ना हो, बात मानता हो, आज्ञाकारी हो। ऐसे लोगों को बड़ा व्यक्ति कहा जाता है। बड़े व्यक्ति वो नहीं कि जो रुपए पैसे में बड़े हों, नहीं, जो सज्जन हैं, जिनका दिल धनवान है, जो दिल से धनी हैं, आज्ञाकारी हैं, बात मानते हैं। कैसे लोग? जो आज्ञाकारी होते हैं, स्वभाव मृदुल स्वभाव होता है, नरम स्वभाव के होते हैं। आपने देखा कि जो लक्ष्मण जी थे, भगवान श्री राम की आज्ञा का किस तरीके से पालन करते थे, अपने माता पिता की आज्ञा का किस तरीके से पालन करते थे। और कहा भी जाता है कि लक्ष्मण जैसा भैया इस जग में कहाँ होगा, कि लक्ष्मण जैसा भैया अब नहीं मिलेगा। अर्थात लक्ष्मण बहुत ही आज्ञाकारी थे, मृदुल स्वभाव था, बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। कौन? लक्ष्मण जी कैसे थे? बहुत ही आज्ञाकारी थे। एक बार क्या होता साथी कि लक्ष्मण जी सो रहे होते हैं, और जब सो रहे थे तो अचानक से उन्हें एक सपना आता है, और वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि कोई हर ले गया। तो जो आसपास लोग बैठे थे उन्होंने कहा कि क्या चिल्ला रहे हो, किसको हर ले गया?
तो लक्ष्मण जी उठे कि सीता जी को कोई हर ले गया। तो जब सीता जी को कोई हर ले गया तो लोगों ने कहा कि जाओ प्रयास करो उन्हें ढूंढने का। क्या कहा कि जाओ उन्हें ढूंढने का प्रयास करो। बस साथी, इन्हीं शब्दों में वो ये 5 बड़े जनपद छुपे हुए हैं। तो देखते हैं, मैंने आपको क्या बताया कि एक बार लक्ष्मण जी सो रहे थे। क्या कर रहे थे? सो रहे थे। अचानक से उन्हें एक सपना आता है, और जब सपना आता है तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि कोई हर ले गया, कोई हर ले गया। तो लोगों ने पूछा भैया किसे हर ले गया? तो उन्होंने कहा कि सीता जी को कोई हर ले गया। क्या कहा? कि सीता जी को कोई हर ले गया। तो जब सीता जी को कोई हर ले गया तो क्या कहा गया कि जाओ उन्हें ढूंढने का प्रयास करो, जाओ उन्हें ढूंढने का प्रयास करो। तो हमने आपको क्या बताया कि लक्ष्मण जी सो रहे थे। जब वो सो रहे थे तो सपना आया और ज़ोर ज़ोर से वो चिल्ला रहे थे कि कोई हर ले गया। तो किसे हर ले गया? लोगों ने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि सीता को हर ले गया। तो कहा गया कि जाओ, अब क्या बैठे बैठे क्या कर रहे हो, जाओ ढूंढने का प्रयास करो, ढूंढने का प्रयास करो। तो प्यारे साथी, ये जो 5 बड़े जनपद हैं, यही वो 5 बड़े जनपद हैं। लक्ष्मण से इनको लखन भी कहते हैं ना, तो लखीमपुर, ठीक। सो रहे थे, सो से हो जाएगा सोनभद्र, सोनभद्र। हर से हरदोई, सीता से सीतापुर, सीतापुर। प्रयाग से प्रयागराज, प्रयागराज। बोलो साथी, कैसा लगा? याद हुआ? मज़ा आया? अब आप जीवन में ये कभी भूलोगे नहीं। और साथी, मज़ा आया हो तो अब इंतज़ार मत करवाइए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। उनसे भी कहो कि हमें तो भैया याद हो गया, आप भी याद कर लीजिए। तो देखते हैं 5 छोटे जनपद, 5 छोटे जनपद किसमें? क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। तो छोटे जनपद क्या है? छोटे जन, छोटे जन। छोटे जन का मतलब होता है छोटे आदमी। और भैया जो छोटा आदमी होता है वो तो बड़ा सीधा साधा होता है, अपना खर्चा तो बहुत मुश्किल से चला पाता है, आर्थिक स्थिति बड़ा कमज़ोर होती है छोटे लोगों की। तो एक ऐसा ही एक सज्जन व्यक्ति, छोटा व्यक्ति था जो बहुत ही गरीब था और जानवरों को चराकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक बहुत छोटा व्यक्ति था जो बकरियां चराता था, बकरियां चराता था। और ये बकरियां साथी कहाँ चराता था? एक बाग था। क्या था? एक बाग था। इस बाग में बहुत सारे पेड़ थे, है ना, बहुत सारे पेड़ थे। वहाँ पर ये बकरियां चरा रहा था। यहाँ पर एक महात्मा जी अचानक से आते हैं और ये व्यक्ति, जो छोटा सा व्यक्ति था, छोटा आदमी था, ये आदमी इन महात्मा जी को देखता है। जब ये बकरियां चरा रहा था उसी समय बाग में एक महात्मा जी को ये व्यक्ति देखता है। और जैसे ही उनको ये देखता है तो ये हाँफते हुए, भागते हुए अपने गांव गया। कैसे गया? इसको साथी साफ किए दे रहे हैं। किस तरीके से गया? ये अपने गांव गया। कैसे? हाँफते हुए, भागते हुए, भागते हुए गया। और भागते भागते, गांव थोड़ा दूर था, शाम हो जाती है। क्या हो जाती साथी? शाम हो जाती है। और जब गांव में पहुंचा तो लोगों ने कहा, क्यों हाँफ रहे हो, क्या दिक्कत है? तो बोले कि बाग में एक महात्मा जी आए हैं, चलो सब लोग उनके उपदेशों को सुनते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। बाग में एक महात्मा जी आए हैं, महात्मा जी आए हैं, चलो उनके उपदेशों को सुनते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं।
तो प्यारे साथियों, ये 5 छोटे जनपद इसी में छुपे हुए हैं। तो देखते हैं। जब वो हाँफता हुआ गया, भागता हुआ गया, शाम को अपने गांव पहुंचा तो उसने कहा कि बाग में एक महात्मा जी आए हैं। महात्मा जी हाँफते हुए, मतलब हापुड़, हाँप से क्या हो गया हापुड़, भाग से क्या हो जाएगा भदोही, ठीक। शाम से शामली और बाग से बागपत। महात्मा कौन थे? महात्मा बुद्ध बैठे थे बाग में। कौन बैठे थे? महात्मा बुद्ध। तो गौतम बुद्ध नगर। बोलो साथी, याद हुआ? कैसा लगा? मज़ा आया? इसके बाद अब देखते हैं कि जो एनसीआर क्षेत्र है, एनसीआर क्षेत्र का मतलब है साथी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। क्या है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। प्यारे साथियों, आप लोगों से ये पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले आते हैं, या फिर उन जनपदों के नाम दे दिए जाते हैं और उनमें से एक जनपद ऐसा दे दिया जाता है जो उस क्षेत्र में नहीं होता है। तो आपको ये ढूंढना होता है। तो प्यारे साथियों, आप इनको बार बार याद करते रहते हैं, आप भूल जाते हैं। एक बार बस देखते रहिए वीडियो, मज़ा ना आए तब आप कहना, और साथ ही मज़ा आ जाए तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। तो देखते हैं कि जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, हमने आपको बताया था कल कि हमारा जो ये आपका ललितपुर हो गया, सोनभद्र हो गया, बलिया, महाराजगंज होते हुए और इस तरीके से ये क्या पड़ता है साथी? ये पड़ता है सहारनपुर, ठीक है। यहाँ पर क्या पड़ता है? शामली। जो साथी नए हैं, हमारी कल वाली वीडियो ज़रूर देख लें, ठीक है। यहाँ पर ये बागपत पड़ता है, बागपत, ठीक। यहाँ पर ये गाजियाबाद पड़ता है, गाजियाबाद, और इसके नीचे यहाँ पर ये गौतम बुद्ध नगर है, गौतम बुद्ध नगर, ठीक। इसके अगर इधर देखें तो यहाँ पर ये पड़ता है बुलंदशहर। क्या पड़ता है? बुलंदशहर। बुलंदशहर के ऊपर अगर देखें यहाँ पर तो ये पड़ता है हापुड़, और यहाँ पर ये पड़ता है साथी मेरठ, और ये वाला जो हिस्सा है, ये है मुजफ्फरनगर, ठीक है। तो और यहाँ पर क्या पड़ता है? गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से सटा हुआ ये वाला, ये क्षेत्र दिल्ली का है, ये दिल्ली का है क्षेत्र, ठीक है। तो दिल्ली के पास में आप देखिए, गौतम बुद्ध नगर, ठीक, बुलंदशहर 2, गाजियाबाद 3, हापुड़ 4 और मेरठ 5, बागपत 6, शामली 7 और मुजफ्फरनगर 8। बस यही साथी ये 8 ज़िले हैं जो एनसीआर क्षेत्र में आते हैं। तो एनसीआर क्षेत्र में कौन से हो गए? आपने ऊपर से देखा क्या कि शामली हो गया, शामली के बाद कौन सा आता है? बागपत आता है, तो बागपत हो गया, ठीक। इसी तरीके से इसके बाद क्या आता है? गाजियाबाद, तो गाजियाबाद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। गाजियाबाद के बाद गौतम बुद्ध नगर, और गौतम बुद्ध नगर के बाद क्या आता है? गौतम बुद्ध नगर से उधर आप बढ़ोगे तो इधर क्या पड़ेगा? बुलंदशहर पड़ता है। गाजियाबाद के उधर क्या पड़ता है? हापुड़।
बागपत के उधर क्या पड़ता है, ये मेरठ हो गया, ठीक। और शामली के उधर मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर। तो ये साथी कितने हो गए, ये 8 जनपद हो गए, ठीक है, याद हो गए। अब इन्हें लाभ क्या होता है, जो एनसीआर क्षेत्र में ये जनपद आते हैं, आखिर इनको लाभ क्या होता है। तो लाभ साथी, लाभ की बात करें तो जो एनसीआर योजना बोर्ड होता है, उसके द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती हैं, उन योजनाओं को का जो लाभ है इन्हें बखूबी तरीके से प्राप्त होता है, बेहतर तरीके से इनको उन योजनाओं का लाभ मिलता है। जो एनसीआर बोर्ड होता है, एनसीआर योजना बोर्ड, ये जो भी योजनाएं बनाता है, उन योजनाओं का बेहतर लाभ प्राप्त होता है इनको, ठीक है साथी। इसके बाद जो निवेश भी उसमें बढ़ता है, लोग निवेश करते हैं उस क्षेत्र में, निवेश बढ़ता है, ठीक है, निवेश बढ़ता है। इसके बाद जब निवेश बढ़ जाता है तो साथी वहाँ पर जो भी आधारभूत ढांचा है, सड़कें, रोड, गलियाँ, इनमें भी सुधार होता है। आधारभूत ढांचा बेहतर किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से इसको जो बिजली पानी की व्यवस्था है, बिजली पानी की बेहतर व्यवस्था की जाती है। और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की भी बेहतर व्यवस्था होती है। तो अर्थात कहने का मतलब है कि जो एनसीआर रीजन में जो भी हमारे यूपी के जनपद हैं, इन्हें इन योजनाओं का बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होता है। ये क्षेत्र जो एनसीआर में रखे गए हैं, आखिर इनको क्यों रखा गया था, तो ये सन 1962 की बात है। 1962 की बात है, एक मास्टर प्लान लाया गया और ये विचार किया गया कि जो दिल्ली में जो जनसंख्या वृद्धि का जो दबाव बढ़ रहा है, जनसंख्या का जो दबाव अधिक बढ़ रहा है, इसको कैसे कम किया जाए। तो ये निष्कर्ष निकाला गया कि इसके क्षेत्र को और बढ़ा दिया जाए, और जब बढ़ा दिया जाएगा, अन्य क्षेत्रों में भी उसी तरीके से सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, तो कहीं न कहीं यहाँ पर दबाव थोड़ा जनसंख्या का कम होगा। तो 1962 में ये मास्टर प्लान आया था और इसके द्वारा एनसीआर योजना बनाई गई थी, ठीक है साथी। इसके बाद 1985 में ये जो जनपद इसमें शामिल किए जाएंगे, उनमें किस तरीके से विकास होगा, किस तरीके से उनके लिए योजनाएं लाई जाएंगी। तो उसके लिए 1985 में एनसीआर योजना बोर्ड बनाया गया, ठीक है साथी। और इसी के द्वारा सारी योजनाओं को तैयार किया जाता है और लागू किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन है, प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन कुछ इस तरीके से किया गया है। आप मैप में समझ लेंगे तो आप बिल्कुल भी कभी भी भूलेंगे नहीं। तो जो विभाजन है, ये सोनभद्र हो गया, बलिया, और इस तरीके से साथियों ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र इस तरीके से, ये क्षेत्र, इसमें बहुत बड़े बड़े
कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? बड़े बड़े कंकड़ पत्थर, इसमें बड़े बड़े कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। और इसीलिए प्यारे साथियों, ये जो क्षेत्र है, चूँकि ये जो पर्वतीय क्षेत्र है उसके लगभग नज़दीक है, इधर उत्तराखंड आपका पड़ जाता है, तो उत्तराखंड से भी लगा हुआ है, पर्वतीय क्षेत्र है इसके पास में, और इसलिए ये एक पथरीला क्षेत्र है, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र है, और इसे नाम दिया गया भावर क्षेत्र। क्या नाम दिया गया? भावर क्षेत्र। आप देख रहे हैं कि ये जो जनपद है, ये सहारनपुर से और यहाँ तक, ये कुशीनगर तक ये क्षेत्र एक पट्टी के रूप में ये विस्तारित है। ठीक है, और ये जो पट्टी है, इस पट्टी की सहारनपुर की तरफ अर्थात उत्तर पश्चिमी जो सीमा है, इधर चौड़ी है, चौड़ी पट्टी है। ठीक है, और इधर साथी इधर पतली है, पतली पट्टी। ठीक है, तो जो भावर का क्षेत्र है, भावर का क्षेत्र ये सहारनपुर से कुशीनगर तक फैला हुआ है, और सहारनपुर से जब कुशीनगर की तरफ बढ़ेंगे तो इस क्षेत्र की जो चौड़ाई है वो लगातार घटती चली जाती है। ठीक है, चूँकि ये पथरीला क्षेत्र है, बड़े बड़े पत्थरों का क्षेत्र है, तो ये हो गया आपका भावर का क्षेत्र। और अगर यहीं पर देखें तो ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है इसमें छोटे छोटे पत्थर हैं, छोटे छोटे पत्थर हैं और मोटी बालू है। क्या है? छोटे छोटे पत्थर और मोटी बालू। ये क्षेत्र जो है इसमें छोटे छोटे पत्थर हैं, कंकड़ हैं और मोटी बालू है, मोटी बालू है। ठीक है, और इसमें ये जो क्षेत्र है ये बिल्कुल एकदम नमी युक्त है। कैसा है? नमी युक्त है, अर्थात कह सकते हो कि ये दलदली भूमि है, दलदली भूमि है। ठीक है, और इसे क्या नाम दिया गया? तराई का क्षेत्र, तराई क्षेत्र। ठीक है साथी, ये तराई क्षेत्र हो गया। इधर आप देख रहे हैं कि इस तराई क्षेत्र की इधर जो चौड़ाई है, तराई क्षेत्र की उत्तर पश्चिम में चौड़ाई कम है, और इधर इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। ठीक है साथी, कहने का तात्पर्य है कि जो तराई क्षेत्र की जो पट्टी है वो सहारनपुर से जब आप कुशीनगर की तरफ बढ़ेंगे तो उसकी चौड़ाई में वृद्धि होती चली जाती है, उसका क्षेत्र बढ़ता चला जाता है। ठीक है साथी, इसके बाद अगर हम यहीं पर चलो दूसरा बनाए ले रहे हैं, यहाँ पर अगर हम मैदानी क्षेत्र की बात करें तो मैदानी क्षेत्र साथी, जो मैदानी क्षेत्र है वो उसके उत्तर में ये आपका हो गया ये पूरा साथी क्या है? मैदानी क्षेत्र है। क्या है साथी? ये पूरा मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, इधर आपका हो गया भावर व तराई का क्षेत्र, और इस साइड में आपका ये पठारी क्षेत्र हो जाएगा। ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र,
ये है पठारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र। ठीक है साथी, तो ये आपका मैदानी क्षेत्र हो गया। इस मैदानी क्षेत्र में क्या होता है कि बहुत सारी नदियाँ इस तरीके से मैदानी क्षेत्र में बह रही हैं। ठीक, इधर से भी कुछ नदियाँ इस तरीके से आती हैं और इसमें मैदानी क्षेत्र से होते हुए आगे बढ़ती हैं। ठीक है, और इसलिए ये जो क्षेत्र है बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि जो नदियां हैं वो अपने साथ जो मिट्टी लाती हैं बहा कर के, जो कहीं न कहीं गाद जो बहा कर लाती हैं, जो निक्षेप लाती हैं, वो यहीं पर इकट्ठा कर देती मैदान में, और वो बहुत ही उपजाऊ होता है। और इसलिए इस क्षेत्र में गेहूँ, धान और आलू की बहुत ही अच्छी तरीके से खेती की जाती है। जो नदियां हैं वो जो निक्षेप बहाकर लाती हैं, जो मिट्टी बहाकर लाती हैं, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, ये मिट्टी साथी दो तरीके की होती है। ये दो तरीके की होती है। एक होती है बांगर, एक होती है खादर। ठीक, बहुत से हमारे साथी बांगर और खादर में अंतर भूल जाते हैं। आप पढ़ते रहते हैं, जब पढ़ते हैं तब तो याद रहता है, लेकिन इसके बाद भूल जाते हैं कि बांगर और खादर, इनमें कौन सी पुरानी मिट्टी है, कौन सी नई मिट्टी है। अक्सर भूल जाते हो। तो देखते हैं, अब बिल्कुल भी आप नहीं भूलेंगे, आप कतई परेशान मत हो। देखो, खादर, इसका एक शब्द हमने उठाया खा। तो भैया खा मतलब खाना, खाओ, क्या खाओ? खाना खाओ। खाओ, क्या खाओ? खाना। और जब भी आप खाना खाओगे तो खाना भैया ताज़ा खाओगे ना, ताज़ा खाओगे, नया खाना खाओगे, तुरंत का खाओगे ना। तो ताज़ा खाना खाओगे। ताज़ा का मतलब क्या हुआ? नई। ठीक, नई मिट्टी। ठीक है, ताज़ी मिट्टी का मतलब नई मिट्टी, या ताज़ा खाना का मतलब नया खाना, तुरंत का। ठीक है, तो खादर का मतलब क्या हुआ? ऐसी मिट्टी जो नई मिट्टी हो, तुरंत की हो, उसे क्या कहते हैं? खादर। बांगर, ये शब्द उठाओ बा मीन्स बासा खाना। आप भैया बताओ, बासा खाना खाओगे कभी? नहीं खाओगे ना। और बासा का मतलब जो रखा हुआ है, पहले से रखा हुआ है, पुराना हो गया है। कैसा हो गया? पुराना खाना हो गया, पुराना हो गया। अर्थात जब भी आपसे पूछा जाए बांगर, तो आप समझ लो बासा खाना। और बासा खाना कैसा होता है? पुराना होता है। तो बांगर मिट्टी ये पुरानी मिट्टी होती है, और खादर मिट्टी ये नई मिट्टी होती है। ठीक है साथी, इसके बाद जो पठारी क्षेत्र है हमारा, ये पठारी क्षेत्र का मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्र होता है जो मैदानी भाग से कुछ उठा हुआ होता है। पठारी क्षेत्र का मतलब क्या होता है? पठारी क्षेत्र का मतलब है ऐसा क्षेत्र जो मैदान से उठा हुआ हो, ज़्यादा उठा हुआ नहीं हो। ये लगभग कितना उठा हुआ है? लगभग साथी अगर औसतन बात करें इसकी, तो लगभग ये क्षेत्र 300 मीटर उठा हुआ है। लेकिन अगर हम सोनभद्र और मिर्ज़ापुर की बात करें, तो यहाँ पर साथी इस क्षेत्र में कुछ पहाड़ियाँ ऐसी हैं, ये साथी दिखाई पड़ रहा है, इसको ऊपर लिखे दे रहे हैं यहाँ पर। अगर हम सोनभद्र और मिर्ज़ापुर की बात करें, तो यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ हैं, जो प्यारे साथी लगभग 600 मीटर ऊंची हैं। कैसी हैं? लगभग 600 मीटर ऊंची हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो 3 भागों में विभाजित है।
भाबर और तराई का क्षेत्र आपने पढ़ ही लिया है। यहाँ पर ये भाबर और तराई का क्षेत्र हो गया, ठीक है, ऊपर वाला। इसके बाद आपने मैदानी क्षेत्र पढ़ लिया और इसके बाद ये पठारी क्षेत्र, ठीक है साथी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्लास को लाइक करें, चैनल को प्यारे साथियों सब्सक्राइब जरूर करें और कल फिर मिलेंगे एक मज़ेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।